Good morning, friends. Welcome you all to my YouTube channel Finance on Fingers. दोस्तों, अक्सर मुझे लोगों के सवाल आते हैं कि अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। मोस्टली लोग पूछते हैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, गोल्ड में, बैंक एफडी में, पीपीएफ में, डेट फंड में या स्टॉक मार्केट में। इंडिया में इन्वेस्टिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 50% लोग तो ऐसे हैं जो इन्वेस्ट करने की पोजीशन में ही नहीं होते। 30% लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं मगर ये पता ही नहीं होता कि कहाँ पे करना है। और 20% लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्ट तो करते हैं मगर कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं, सिर्फ अपनी पसंद, अपने कंफर्ट के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना सीखना चाहते हैं तो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज का टॉपिक है पीई रेशो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशो। इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें बहुत से पैरामीटर्स को चेक करना होता है और उन्हीं में से एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है पीई रेशो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशो। आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें, बैंक एफडी में इन्वेस्ट करें, पीपीएफ में या स्टॉक मार्केट में, बिफोर इन्वेस्टिंग यू मस्ट हैव टू चेक पीई रेशो। इसको चेक करने का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है। किसी भी एसेट के प्राइस को उसकी अर्निंग से डिवाइड करने के बाद पीई रेशो का फिगर सामने आ जाता है। प्राइस टू अर्निंग रेशो अगर कम है तो इसका मतलब है कि वो एसेट हमें सस्ते प्राइस पे मिल रहा है, और अगर प्राइस टू अर्निंग रेशो ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वो एसेट कॉस्टली है। आपको चाहे दुनिया में किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करना हो तो सबसे पहले आपको उसका प्राइस टू अर्निंग रेशो चेक करना चाहिए। अगर किसी एसेट का पीई रेशो 20 है तो ये कैसे पता चलेगा कि वो कम है या ज़्यादा। पीई रेशो कम है या ज़्यादा है, इसको चेक करने का एक्चुअली कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता है। लेकिन अगर हम एसेट के पीई का कंपैरिजन बैंक के पीई रेशो के साथ कर लेते हैं तो उसके बाद आपको डिसीजन लेने में काफ़ी आसानी होती है। पीई रेशो कैसे निकाला जाता है इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने किसी बैंक में 1 लाख की एफडी की है और उस पे आपको 5% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो इसका मतलब है कि आपको 1 साल के बाद एफडी पे 5000 का इंटरेस्ट मिलेगा। इस केस में प्राइस इज 1 लाख एंड अर्निंग इज 5000। देन पीई रेशो इज 1 लाख डिवाइडेड बाई 5000 एंड दैट कम्स टू 20। इसका मतलब यह है कि आपको 20 रुपीज़ इन्वेस्ट करने पर बैंक में 1 रुपी मिलता है। मतलब 1 रुपी कमाने के लिए आपको 20 रुपीज़ इन्वेस्ट करने होते हैं। अब पीई रेशो को एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी मेट्रो सिटी में 1 करोड़ का एक फ्लैट परचेज किया और इसका रेंट आपको 3 लाख 1 साल का मिलता है। इस केस में आपका पीई रेशो होगा 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 3 लैक्स एंड दैट कम्स टू 33.3%। इसका मतलब है कि आप 33 रुपये की इन्वेस्टमेंट करके 1 रुपया कमाते हैं। अगर आप फर्स्ट और सेकेंड एग्जाम्पल को कंपेयर करते हैं तो आपको पता चलेगा कि बैंक का पीई रेशो आपकी प्रॉपर्टी के पीई रेशो से सस्ता है। अगर आपने वही 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट बैंक में की होती तो आपको 3 लाख रेंटल की जगह 5 लाख एनुअल इंटरेस्ट मिलता। अब एक और एग्जांपल से पीई रेशो को समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी कॉमर्शियल मार्केट में 1 करोड़ की शॉप परचेज की जिसका एनुअल रेंट आपको 10 लैक्स मिलता है। इस केस में आपका पीई रेशो होगा 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 लैक्स दैट कम्स टू 10। दैट मीन्स 10 रुपये की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको 1 रुपया मिलता है। अब हम सभी एग्जांपल्स को एक साथ कंपेयर करते हैं। बैंक प्राइस टू अर्निंग रेशो इज 20%, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी प्राइस टू अर्निंग रेशो इज 33.3% एंड कॉमर्शियल प्रॉपर्टी प्राइस टू अर्निंग रेशो इज 10%। कंपैरिजन में हमने देखा कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का प्राइस टू अर्निंग रेशो सबसे कम है, तो हमें वहीं पे इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्टिंग से पहले एक बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि प्रोडक्टिव एसेट का पीई रेशो हमेशा ज़्यादा होता है एक नॉन प्रोडक्टिव एसेट से। आइए सबसे पहले प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव एसेट का डिफरेंस समझ लेते हैं। नॉन प्रोडक्टिव एसेट एक ऐसा एसेट जिसमें आपको एक फिक्स इनकम तो मिलती है मगर उसमें कुछ भी कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं होता है, जैसे बैंक एफडी, पीपीएफ, एनएससी एक्सेट्रा। एंड नाउ प्रोडक्टिव एसेट एक ऐसा एसेट जिसमें आपको रेगुलर इनकम भी मिलती है और साथ ही साथ कैपिटल एप्रिसिएशन भी होता है, जैसे प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, गोल्ड एक्सेट्रा।
प्राइस टू अर्निंग एक ऐसा इशू है जिसको आपको सिर्फ किसी एसेट को परचेज करते टाइम ही चेक नहीं करना चाहिए। एक्चुअली ये इतना इम्पॉर्टेंट इशू है कि आपको इसे अपने बिजनेस, अपनी जॉब में भी अप्लाई करना चाहिए। इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई ऑटोमोबाइल सेल्स का बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट 50 लाख की है और उस बिजनेस से आपकी अर्निंग 1 लाख है। तो आपकी बिजनेस पीई रेशो होगा 50 lakhs डिवाइडेड बाय 1 लाख एंड दैट कम्स टू 50। अब ये एज्यूम कीजिए कि आपने कार वॉशिंग का एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट 5 lakhs की है और उस बिजनेस से आपकी अर्निंग 25,000 की है। तो इस केस में आपका बिजनेस पीई रेशो होगा 5 लाख डिवाइडेड बाय 25,000 दैट कम्स टू 20 ओनली। इन दोनों एग्जाम्पल में चाहे आपका कार वॉशिंग बिजनेस साइज में छोटा है मगर एज पर पीई रेशो दिस इज मोर बेनिफिशियल देन योर ऑटोमोबाइल बिजनेस। आइए अब ये समझते हैं कि हम पीई रेशो को हम अपनी जॉब में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आप जॉब करते हैं और आपकी मंथली सैलरी 50,000 पर मंथ है। इन दैट केस यू हैव टू डिवाइड 50,000 डिवाइडेड बाय 30 days दैट कम्स टू 1667 पर डे। When we convert this amount into hourly basis, then we should divide 1667 divided by 24 and it comes to 69.45 rupees per hour. That means you are earning rupees 70 per hour only. अब आप में से कुछ लोगों को ये सवाल होगा कि जॉब तो हम सिर्फ 8 घंटे करते हैं तो पर डे इनकम को 24 से डिवाइड करना सही नहीं है। इट शुड बी डिवाइडेड बाय 8। टेक्निकली ये ठीक है मगर आपको ये भी सोचना होगा कि आपके पास प्रोडक्टिव आवर तो 8 ही हैं। इन्हीं 8 घंटे की प्रोडक्शन से आपको 24 आवर्स का एक्सपेंस मीट करना होता है क्योंकि बाकी 16 आवर्स में आपका कोई इनकम नहीं होती है। इसलिए आपकी पर डे इनकम को 24 से डिवाइड करना ही सही है। आपकी मंथली इनकम कुछ भी हो, 25,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख या उससे भी ज़्यादा, उसका आर्ली बेसिस पे कैलकुलेशन करने के बाद जो अमाउंट आपको मिलता है क्या वो सही है या गलत है, ये कैलकुलेशन आपको करना चाहिए। आपको अपनी नॉलेज, एजुकेशन और टाइम की सही कीमत मिल रही है या नहीं, ये आपको टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए। एंड नाउ कम टू कंक्लूजन। इन्वेस्टमेंट सभी सही होती हैं मगर इम्पॉर्टेंट सवाल यही होता है कि जब आपने इन्वेस्ट किया है तो उसका प्राइस टू अर्निंग रेशो क्या है। अगर आपने अंडर 15 के प्राइस टू अर्निंग रेशो पे इन्वेस्ट किया है तो आपका इन्वेस्टमेंट सस्ता है। अगर आपने 15 to 30 के प्राइस टू अर्निंग रेशो पे इन्वेस्ट किया है तो आपका इन्वेस्टमेंट रीजनेबल हो सकता है। लेकिन अगर आपने 30 से अबव प्राइस टू अर्निंग रेशो पे इन्वेस्ट किया है तो डेफिनेटली आपका इन्वेस्टमेंट कॉस्टली है। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी बैंक एफडी, गोल्ड, प्रॉपर्टी, डेट मार्केट, इंश्योरेंस मार्केट या स्टॉक मार्केट में कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले आपको कंपल्सरी प्राइस टू अर्निंग रेशो चेक करना चाहिए। एज ए इन्वेस्टर आपको टाइम टू टाइम टेबल चेंज करना भी आना चाहिए। अगर प्रॉपर्टी सस्ती मिले तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए, अगर गोल्ड सस्ता है तो गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, स्टॉक मार्केट सस्ती है तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने एंट्री किस कॉस्ट पे की है, ये बात इन्वेस्टिंग की दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ये आप सभी का होमवर्क है कि आप अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट का पीई चेक कीजिए और खुद ही पता लगाइए कि आज तक आपने जो भी इन्वेस्ट किया है वो सस्ता था या महंगा। दोस्तों, फाइनेंस ऑन फिंगर्स का मोटिव आपको एजुकेट करना है, ना कि आपको कोई टिप देना। जब तक आप लोगों से पूछेंगे कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए तब तक आप अपने लॉस के लिए उनको रिस्पॉन्सिबल कहेंगे। कब इन्वेस्ट करना है, किस में इन्वेस्ट करना है, ये आपको खुद ही सीखना होगा अगर आपको सही मायने में वेल्थ बनानी है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप मुझे financeonfingers@gmail.com पे मेल कर सकते हैं और अपने सवालों के जवाब पूछ सकते हैं। फाइनली वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए अपना नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाने के लिए। गुड बाय, टेक केयर।